बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की आज काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने बिल आखिर समाअत की है। ये हम ख्याल बेंच, इससे मुतल्लिका बहुत सारे सवालात हैं। अब अगर ये फैसला तो नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या कोई 8-9 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? एक तो ये बड़ा सवाल है, और दूसरा जुडिशल पैकेज अगर आ जाता है और काजी साहब उस आईनी अदालत के सरबराह बन जाते हैं तो क्या ये जजेस रिज़ाइन करेंगे? इनके पास क्या रास्ते होंगे? और पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त हुकूमत जो गेम कर रही है वो गेम क्या है? और तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ कि उसके अंदर इम्पैक्ट क्या होगा। कमर मेकन साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनके पास अंदर की भी एक खबर है, वो भी हम इनसे उगलवाने की कोशिश करेंगे। जी कमर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, समाअत तो हो गई, काजी साहब और हम ख्याल बेंचेस ने जो फैसला देना है वो भी तकरीबन हर ज़ी-शऊर बंदे को पता है। अब उससे आगे क्या होगा? मैं ना एक चीज़, बहुत शुक्रिया साजिद साहब, एक चीज़ यहाँ पर ना कोट करता चलूँ असल मामले की तरफ आने से पहले। काजी फायज़ ईसा साहब बादशाहत ख़त्म करने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा नारा लगाया करते थे, लेकिन अब जब उनको ही तमाम इख्तियारात देकर बादशाह बना दिया गया ना सुप्रीम कोर्ट का, तो अब जो आगे होने जा रहा है ना वो तबाही के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लड़ाई है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आपने 8-9 जजेस का, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 11 जजेस हैं जो कि एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे। अच्छा, हाँ, ये खामोशी, जो इस पुरस्कार खामोशी है ना, ये लेकिन उनके पास टाइम तो कम है, आज आ जाना चाहिए था सरप्राइज। मंसूर अली शाह साहब, इतने भी आप उनको लाइट मत लें कि वो चुप करके बैठे हैं तो बैठे रहेंगे। बात समझ रहे हैं? मंसूर अली शाह साहब वेट एंड वॉच का जो फार्मूला है फ़िलहाल अपनाए हुए हैं, वो देख रहे हैं मामलात को कि मामलात किस तरफ जाते हैं। इस वक्त जजेस की अक्सरियत भी वो मंसूर अली शाह साहब के साथ नज़र आ रही है। काजी साहब का आज जो बेंच बैठा था 5 रुकनी, इनके अलावा अगर जस्टिस मुसर्रत हिलाली की बात करें तो वो छठी हैं, और साथ में एक और एड हॉक जज हैं सरदार तारिक साहब, उनको अगर साथ मिला लें तो ये 7 लोग जो हैं वो टोटल बनते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी, उनका एक अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो 7 और एक अलग, ये 8, और फिर पीछे बचते हैं 11 जजेस जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक अलग साइड पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। उनमें से अगर कोई काजी फायज़ ईसा साहब की तरफ आता है तो बात की बात है, लेकिन जस्टिस मंसूर का जो फुल कोर्ट का मुतालबा है वो बड़ा अहम है। आपको ये समझना होगा ऑडियंस को भी कि जब ये प्रैक्टिस एंड लड़ाई तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से शुरू होती है, उस कमेटी की तब्दीली से जो ऑर्डिनेंस के बाद की गई है। मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले मामले के ऊपर एक ऑर्डिनेंस को बेस बनाकर आप पूरा ढांचा या पूरा सिस्टम नहीं बदल सकते। आपको चाहिए कि आप फुल कोर्ट बनाएं। वो फुल कोर्ट चाहे तो इंतज़ामी बुनियादों पर अपने रूल्स का जायज़ा ले, या फिर वो जुडिशल साइड पर इस मामले को देखते हुए वंस एंड फॉर ऑल इस मामले को सेटल कर दे कि आया इस किस्म के ऑर्डिनेंस ला के पूरे सुप्रीम कोर्ट के ढांचे में तब्दीली लाई जा सकती है या नहीं लाई जा सकती। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जब लागू हुआ था तो वो भी एक फुल कोर्ट के फैसले के बाद ही लागू हुआ था। तो इसलिए जब सारे जजों की किस्मत का फैसला होना हो, उनके पास कौन कौन से केसेस लगेंगे, बेंच कौन से बनेंगे और वो फैसला कौन करेगा, तो ये एक फ़र्द वाहिद के ज़िम्मे या फ़र्द वाहिद के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। और काजी फायज़ ईसा साहब खुद मास्टर ऑफ द रोस्टर जो एक तस्वुर था उसका, तो उसके खिलाफ थे। 3 जजेस कर रहे हैं ना, तो 2 जजेस अक्सरियत से कर रहे हैं, तो फिर एक तो ना हुए। देखिए, आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं, कानून साजी हो वहाँ पर, तो क्या कोरम पूरा करना ज़रूरी है या नहीं है? कोरम पूरा किए बगैर कानून साजी नहीं होती, तादाद मुकम्मल नहीं होती, तो बता दिया जाता है, मुलतवी हो जाता है, अगले इजलास के उसमें रख दिया जाता है एजेंडा। तो यहाँ पर भी देखिए 3 रुकनी कमेटी बिल्कुल है, 2 की अक्सरियत से ही फैसले भी होने हैं, लेकिन इजलास के अंदर शमूलियत तो तीनों की होना ज़रूरी है ना, मुशावरत तो होना ज़रूरी है। एक तरह से जब तादाद ही पूरी नहीं है कमेटी के अंदर, तो 2 जजेस तीसरे को पूछे बगैर या तीसरे का पॉइंट ऑफ व्यू लिए बगैर मतलब फैसला कर दें, तो इससे बेहतर है कि वो 2 जजेस की कमेटी बना दें कि भाई जब ये दोनों राज़ी हों तो ये काम कर दें। तो फिर इसलिए फिर तीसरे की तो ज़रूरत ही नहीं, और फिर तीसरे की अहमियत क्यों है, ये बड़ा अहम सवाल है।
तीसरा, आने वाले 25 दिनों के बाद अगला नया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा भाई। वो सीनियर तरीन जज है इस वक्त, ये और उसने आपको नजर आ रहा है, लेकिन काजी साहब को नजर नहीं ना आ रहा। वो तो आप उस कुर्सी पे अपने आप को देख रहे हैं। काजी साहब को भी कोई गलतफहमी है कि ये सिस्टम उनको इसी तरह से फिर से जो है ना को बड़ी सीट देकर बिठाए रखेगा और मतलब ये चीज़ें करता रहेगा। मेरे इल्म के मुताबिक इस सिस्टम के काजी साहब के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हद तक हैं। मेन जो गेम की जा रही है वो आने वालों को राज़ी करने के लिए, उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। और काजी साहब को शायद ये लग रहा है कि मुझे मेरे इक़्तिदार को शायद मज़ीद दवाम मिल जाएगा। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। आपके पास जो इतलात है उसके मुताबिक काजी साहब के साथ डबल गेम हो रही है और काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं होगी। काजी साहब की एक्सटेंशन किसी सूरत नहीं होगी। काजी साहब के साथ जो डबल गेम हो रही है, आप उसको डबल गेम कह रहे हैं, मैं उसको इस्तेमाल करके फेंकना कहता हूँ। तो काजी साहब के साथ इस वक्त जो हो रहा है वो दुरुस्त नहीं हो रहा, और काजी साहब शायद इस बात के ऊपर सोचने समझने के लिए इस वक्त राज़ी भी नहीं है, और उनको सोचना चाहिए इस बात के ऊपर। लेकिन जितने अरेंजमेंट्स नज़र आ रहे हैं, काजी साहब भी एक्टिव, उधर से बिलावल को एक्टिव किया गया है, पार्लियामेंट से अब हार्स ट्रेडिंग भी होगी, तो ये कोई बात हजम नहीं हो रही कि अच्छा, काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं होगी। बिलावल साहब को तो शायद कोई वादे वईद किए गए होंगे कि शहबाज शरीफ साहब या उनके आधे टेन्योर के बाद शायद आपको भी वज़राए आज़म की कुर्सी पे बिठाया जाए, लेकिन ये बातें हो रही हैं लोगों में कि उनको शायद इस तरह का कोई वादा वईद जो है ना वो की गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि काजी साहब हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता क्यों खोलना चाहते हैं। हाँ, 63A का बेसिक मकसद क्या है कि जो अरकान, आज काजी साहब ने पता है अदालत के अंदर कहा कि अगर वोट काउंट नहीं होना जस्टिस मुनीब के फैसले के बाद, अगर वोट काउंट नहीं करना तो फिर वोटिंग का फ़ायदा क्या है। हाँ। काजी साहब को ये समझना होगा कि बेसिक चीज़ जो कॉमन सेंस की है वो है अवाम का मैंडेट। अवाम एक बंदे को वोट देकर, मैंडेट देकर इलेक्ट करती है, इलेक्ट करने के बाद पार्लियामेंट में भेजती है। वो बंदा अपने ज़मीर को देखेगा या अपने पास मौजूद उन लाखों वोटर्स के मैंडेट को देखेगा। वो मैंडेट किस चीज़ का मिला हुआ है, उसके पार्टी टिकट के ऊपर, उसके पार्टी रहनुमाई या पार्टी एफिलिएशन की वजह से मिला हुआ है। तो अगर वो पार्टी हिदायत के मुताबिक वोट नहीं देता तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है, क्या ये गैर कानूनी काम नहीं है। और काजी साहब कहते हैं कि अगर वोट देना नहीं है तो फिर अकाउंट नहीं करना तो वोटिंग का फ़ायदा क्या। भाई, पार्लिमानी पार्टी की हिदायत, पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोट देना गलत है, और अगर गलत है वोट देना तो उस वोट का अगर दूसरी किसी और जमात को फ़ायदा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसको फ़ायदा नहीं होना चाहिए। ये उस जमात का मैंडेट है तो इसीलिए उसको काउंट नहीं होना चाहिए। ये मैं भी समझता हूँ कि जो काजी साहब नहीं समझ आ रहा है ना, ये तो होता है जैसे फजल और रहमान बाकी छोटी जमातें हैं तो वो साथ मिला के अदम एतमाद भी आ सकता है, वो इधर हो जाए तो इधर हुकूमत, ये कई दफ़ा होता है। अच्छा, अब सवाल वही है, ये जो बाकी जजेस हैं ये क्या करने जा रहे हैं, कोई सरप्राइज़ है या नहीं। अब आम तो ये देख रही है वो भाई सारा कुछ काजी साहब भी करते जा रहे हैं, हुकूमत भी करती जा रही है, दफ़ा 144 से एहतजाज लोग कर नहीं बाकी सकते। जो जजेस है ना, तो वो क्या करेंगे, टाइम थोड़ा है भाई, आज कल कोई मतलब है, कुछ हो सकता है। देखिए, काजी साहब के पास 5 या 6 तारीख का टाइम है। 5-6 तारीख से पहले पहले उन्होंने नंबर्स पूरे करके जिस तरह से देने हैं, कोशिश ये लग रही है, उसके बाद उनके पास टाइम नहीं है। ये 5-6 दिनों का जो अरसा है, बाकी जजेस ने किसी न किसी तरह डिले करके गुजारने की कोशिश करनी है। वो आज एक चीज़ इस तरह से नहीं हो पाई कि मुनीब अख्तर साहब इस समात को आगे ले जाने में नाकाम रहे हैं। एक किस्म से उन्होंने अपना रिक्यूज़ल भी नहीं दिया था लेकिन एतराज़ात उठाए थे। लेकिन काजी साहब ने 2 रुकनी कमेटी उसके अंदर जजेस की जो फ़ैसला किया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के ख़िलाफ़ है। आप जानते हैं इस बात को, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अगेंस्ट जाकर आज भी जस्टिस नईम अख्तर अगवान को उसमें शामिल कर दिया गया है, लेकिन रूल्स को वायलेट किया गया है। ये जब भी मामला खुलेगा, अदालत के अंदर लगेगा, ओपन कोर्ट के अंदर डिस्कस होगा, ये नल एंड वाइड हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। में काजी साहब लगाएंगे तो होगी ना, वो तो एक्सटेंशन अब आ जाते हैं आपके, बिल्कुल, अब आते हैं आपके सरप्राइज वाली बात की तरफ। जो बाकी 11 जजेस हैं ना, वो सरप्राइज तो देंगे। सबसे पहले वो कहते हैं ना, खान साहब भी कहते थे कि आपने घबराना नहीं है, तो घबराना आपने भी नहीं है, अभी गेम बाकी है।
तो काजी साहब को लग रहा है कि उनकी जीत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस मिशन के अंदर कामयाब हो पाएंगे। दूसरी तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो बड़ा भयानक होगा। अब देखिए, कई दफ़ा हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट जो है ना 1997 के अंदर 2 हिस्सों में तकसीम हुई, लेकिन अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जिस पलड़े में वज़न डालती है ना, इंतज़ामिया ने अमल दरामद करवाना होता है, तो एक दफ़ा तो पलड़ा वही भारी होता है। तो ये अगर 11 जजेस छोड़ के 12-13 भी हो जाएंगे तो मौजूदा हालात में मुझे तो नहीं लगता कि ये इस पर कोई अमल दरामद ही नहीं होगा। देखिए, फुल कोर्ट का जो मुतालबा है उसको और अक्सरियती जजेस की राय को ना मानने के असरात क्या होंगे, आप मुझे बताएं। यानी असरात इसके कुछ भी नहीं होंगे, मुझे तो लग रहा है। नहीं, मुझे लगता है हालात है ना, इसके मुझे लगता है कि बड़े गहरे असरात होंगे। 11 जजेस या 12 जजेस या 13 जजेस जैसे आप कह रहे हैं, वो अगर कहें कि फुल कोर्ट बुलाएं और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब फुल कोर्ट ना बुलाएं, तो फिर माइनस काजी फार्मूला का ऑप्शन भी है। अच्छा जी, तो ये वक्त के साथ चीज़ें आएंगी सामने, इतना आसान नहीं है। एंड हम ख्याल बिल्कुल बिल्कुल -7। ओके ओके ओके, ठीक है, तो यानी इस वक्त माइनस काजी ऑप्शन अब भी बाकी है, तो अब क्या सरप्राइज होगा? ये बाकियों का सरप्राइज हो सकता है। हाँ, ठीक है, ये तो हम ये चलेगी जो है ना, अभी तक इस पे गेम अभी ऑन है जी। इजाजत दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।